नरेंद्र मोदी दो युद्ध की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। पहले युद्ध की तारीख है 6 और 11 नवंबर। दूसरे युद्ध की तारीख बहुत जल्द आने वाली है। इस युद्ध में नरेंद्र मोदी का पहला मोर्चा है बिहार चुनाव, दूसरा मोर्चा है पाकिस्तान। 6 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार वाले पॉलिटिकल बैटल में मोदी की लड़ाई राहुल से होगी, तेजस्वी लालू से होगी, ओवैसी से होगी। बिहार वाले युद्ध में रिजल्ट मोदी के फेवर में आएगा या खिलाफ जाएगा, यह 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वाले मोर्चे पर जीत हिंदुस्तान की होगी। यह युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इस युद्ध का डर पाकिस्तान में हर चेहरे पर दिख रहा है। हर पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ही जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान का नक्शा ही मिटा देंगे और ये कर देंगे। दिसंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की तरफ ही अटैक्स जो है वो हो सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इंडिया जो है कुछ नया प्लान कर रहा है, ठीक है जी, कोई नया हमले की तैयारी कर रहा है। जो भारत की जानिब से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं वो भी इंतहाई अहम है। एक बार फिर से आग उगलना शुरू हो चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। इस हवाले से भी इंतहाई कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली धमाकेदार किस्म के बयानात आए हैं और वो भी एक ही वक्त में। भारत है उसकी तरफ से भी धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। उनके भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी धमकी लगाई है कि जनाब हम फुली तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं और ये हम जल्द करेंगे। पिछले 72 घंटों से पाकिस्तानियों के दिमाग में यही चल रहा है कि भारत कब हमला करने वाला है, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर वाला ये फियर। ना इस्लामाबाद में किसी को चैन से सोने दे रहा है, ना रावलपिंडी में मुनीर की फौज के हेडक्वार्टर में इस सब को उठने बैठने दे रहा है। सवाल है पाकिस्तान पर हमला कब हो सकता है। तो तारीख नोट कर लीजिए, पाकिस्तान पर यह अटैक 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी वक्त हो सकता है। और यह हम नहीं कह रहे, यह दावा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। जो राजनाथ सिंह है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि नहीं छोड़ेंगे और उनके आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि अब जो है ना, अब हम इसको स्पेयर नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि छोड़ दें। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जी सरक्रीक जो है वहां पर कुछ फौजें जमा हो रही हैं और वहां पे कोई मार्का हो सकता है। इंडिया की तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बात पहले भी होती रही है कि अक्टूबर के शुरू में, ये मई में ये बात हो गई थी कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। पाकिस्तानी इतना युद्ध इसलिए कर रहे हैं, अगले युद्ध से इसलिए इतने ज्यादा खौफजदा हैं क्योंकि 3 अक्टूबर को एक साथ थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की वार्निंग दी है। तब से लेकर अब तक 72 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े अटैक का डर अब तक सता रहा है। और यह पैनिक किस कदर फैल चुका है, यह पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बयानों में भी दिख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश तो खूब की, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ को रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है, तो वो टीवी पर आकर रोने लगा, कहने लगा मोदी कुछ भी कर सकते हैं। आप
इसको रूल आउट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। इसमें कोई जो है गार्ड्स डाउन करने वाला कोई सिलसिला ही नहीं है। हमने नहीं कर, वो डेस्परेट हुए हैं। डेस्परेट आदमी जो है, जो एक से कोई भी तवक्को की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ की तरह पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उसकी डरपोक फौज ने खूब हवाई बातें की, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अब की बार हिंदुस्तान पहले से भी ज्यादा सीरियस है, तो पाकिस्तान में सबकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही दिखी जैसी इस तस्वीर में दिख रही है। पाकिस्तान से आ रहे रिएक्शंस में उसका डेस्परेशन दिख रहा है। डेस्परेशन, भारत के हमले से कैसे बचा जाए इसका। तभी तो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री इन दिनों पाकिस्तानी नौसेना के हेडक्वार्टर में राउंड लगा रहा है, पाकिस्तानी नेवी के चीफ से मीटिंग्स कर रहा है। आज ही पाकिस्तानी नेवी ने एक नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। पाकिस्तानी नौसेना अरब सागर में 9 और 10 अक्टूबर को ट्रेनिंग और फायरिंग एक्सरसाइज करने जा रही है, और यह एक्सरसाइज पहले से प्लान नहीं थी। यह एक्सरसाइज भारत के रक्षा मंत्री के उस बयान के बाद प्लान हुई जिसमें राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्न किया था और कहा था कि कराची का रास्ता सर क्रीक से ही होकर जाता है। हिंदुस्तान का इशारा भर काफी है। पाकिस्तान को कराची गंवाने का डर अभी से सताने लगा है। मैडम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो। वाहेगुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज आ रहे हैं। सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर। अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं। वो तो पहले भी उन्होंने मुरीद के और कहाँ जो टेरर कैंप्स है उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। वैसे भी पिछली बार तो आप जानते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसको मारने के लिए अटैक किया था वो तो फिर भी बच गया, वो मसूद अजहर। मैंने सुना वो दही लेने गया हुआ था तो उसकी जान बच गई, तो उसको रात को कब आ गया दही लेने जाना। तो लेकिन ये कि हो सकता है उसी की तलाश में फिर आ जाए। और जो राजनाथ सिंह साहब कराची और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी तो कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है। तो आपको नहीं लगता कि मैडम मोदी साहब को चाहिए कि बड़े लीडर बने, बैठ के बात करते हैं? क्या मतलब, क्या उन्होंने बना लिया अपनी इक़्तिदार के लिए सारा कुछ? तो ये जो अब बातें हैं कि जी मोदी साहब जो हैं वो फिर लड़ना चाहते हैं, तो मोदी साहब को इसमें क्या सूट करता है लड़ाई में मैडम? क्या उनको क्या एक ऐसा मिलता क्या है लड़ाई से? ये सवाल है वैसे कि क्या है लड़ाई में जो वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। तो ये जो उन्होंने लैंग्वेज बोली है वायलेंस की और जंग की, इसका साफ मतलब है कि इंडिया प्लान कर रहा है कुछ। यहाँ पे भोज गुजरात में उन्होंने L-70 गन जो है इंडिया की उसकी नुमाइश भी की है और उसका निशाना लेके पाकिस्तान की सरहद की तरफ अपने ट्रूप्स को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान का नक्शा और तारीख बदल देंगे।
पाकिस्तान का युद्ध वाला ये डर वाजिब है और इसके संकेत सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानों में नहीं मिल रहे। हिंदुस्तान इस बार संयम नहीं रखेगा, बहुत डीप स्ट्राइक करेगा और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इंडियन आर्मी ने 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने का टेंडर जारी किया है। यह गन सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। AK-630 एक 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल गन सिस्टम है जो प्रति मिनट करीब 3000 राउंड फायर कर सकता है और इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार जैसे कई हवाई हमलों को रोकने में सक्षम होगा। इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा जो किसी भी मौसम में टारगेट की पहचान कर सकता है। इसके अलावा 2025 खत्म होने से पहले भारत अपने मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल धवनी का भी फ्लाइट ट्रायल कर सकता है। और आज की एक और लेटेस्ट अपडेट यह है कि भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर बात कर रहा है और यह डील करीब करीब तय हो गई है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स भी अपने बेड़े में 75 से 100 किलोमीटर की रेंज वाली एडवांस्ड एयर टू सरफेस मिसाइल प्रोक्योर करने जा रही है ताकि भारतीय वायुसेना अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत कर सके। ये सारी तैयारी पाकिस्तान के लिए ही हो रही है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में इसका एक और हिंट दे दिया। आज हम भारतवासी इसी कर्म पथ पर अग्रसर हैं। अनथक परिश्रम, अडिग संकल्प के साथ हम अपने देश को इतना सक्षम और सशक्त बना रहे हैं। कोई भी अनदेखी चुनौती, ऐसी चुनौती जो दिखाई नहीं देती है, कोई भी अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। नियति या डेस्टिनी हमारे भाग्य का निर्धारण करती है और कर्म ही उसे फलीभूत करता है। और इस विश्वास के साथ हम सबको एकजुट होकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। पाकिस्तान एक जेली स्टेट है और जेली स्टेट एक ऐसा देश माना जाता है जो हमेशा अस्थिर रहता है मगर बिखरता नहीं है। आज दुनिया भी पाकिस्तान के बारे में यह समझ सकती है, लेकिन आज जैसे पाकिस्तान की हालत है उस संबंध में बिखरेगा या क्या होगा ये ऊपर वाला ही जाने, मैं नहीं कहना चाहता। रक्षा मंत्री ने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया है। पाकिस्तान के बिखरने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते से पीओके से आ रही तस्वीरें यही इशारा दे रही हैं और अब तो पीओके में रहने वाले भी खुद को पाकिस्तान का गुलाम बताने लगे हैं। मुनीर की फौज के कब्जे वाले पीओके को डिस्प्यूटेड एरिया स्वीकारने लगे हैं। वारियों, जालियों और डॉलरखोरों के सपोर्टरों, बेशर्मों, पहले बंगाली गद्दार थे, फिर बलोची भी गद्दार, KPK वाले भी गद्दार, पंजाबी भी गद्दार, अब कश्मीर वाले भी गद्दार, सब गद्दार। और महबे वतन कौन है? जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में एक दिन रहना भी गवारा नहीं करते। सारा पाकिस्तान गद्दार है। बेशर्मों को शर्म आ रही है? अब तो हया करो। अब भी जो इन डॉलरखोरों को, नून लीग को, पीपल पार्टी को सपोर्ट करेगा, उनकी जिंदगियों पर लानत। मैं गिलगित बल्तिस्तान का फर्जंद हूँ। पिछले 77 सालों से जिस तरह से हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चे बच्चे को पता है। क्योंकि हम डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ कोई कानून नहीं। हम डिस्प्यूटेड एरिया हैं तो मतलब कानून नहीं है, पाकिस्तान का आइन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं तो आइन से बाहर हूँ, न मुझे किसी ने अपने आइन में शामिल किया है, न मुझे अपना आइन बनाने दिया गया। इस वक्त पीओके में हालात बेकाबू हो रखे हैं। साधारण भाषा में कहें तो लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। भारत को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना अग्रेसिव पोस्चर बनाए रखना है। बाकी का काम पीओके की आवाम खुद ब खुद कर देगी। 2025 खत्म होने से पहले पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाएगा। वैसे भी राजनाथ सिंह के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीओके में कुछ बड़ा होने का हिंट दे चुके हैं और पाकिस्तानी ये सोचकर ही पैनिक मोड में चले गए हैं। पाकिस्तानी सोते जागते, उठते बैठते यही सोच रहे हैं कि मोदी आने वाले दिनों में कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठाने वाले हैं।
मुनीर मान कर बैठा है कि मोदी एक और युद्ध करने वाले हैं। पाकिस्तानी सही सोच रहे हैं। 14 नवंबर के बाद मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, मगर उससे पहले वो हिंदुस्तान के भीतर अपना सियासी युद्ध लड़ने वाले हैं। और इस युद्ध की लोकेशन बिहार है, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार चुनाव 2 फेज में होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मोदी के सियासी दुश्मनों का भी हिसाब किताब हो जाएगा। राहुल, तेजस्वी, ओवैसी, इन सबने मिलकर या फिर अपने अपने कैंप में मोदी के खिलाफ एक चुनावी चक्रव्यूह रचा है। ये सब खासकर राहुल तेजस्वी की जोड़ी मोदी से लड़ रही है। लेकिन सच तो यह है कि चुनाव के ऐलान के साथ ही कुर्सी को लेकर इंडी खेमे में अभी से छीना झपटी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कहने से पहले ही तेजस्वी ने खुद को भावी सीएम डिक्लेयर कर दिया है और इस तरह मोदी से लड़ने वाला गुट आपस में ही भिड़ गया है। 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा 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 तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा। तो हमारे यहाँ भी हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसमें जब बहुमत आएगा तो हम लोग आपस में मिलकर इस बात का फैसला करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। जिस पार्टी को की जो संख्या होगी उसके अनुसार करेंगे। लोकतंत्र में कई लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा आमने सामने लड़ाई हुई है। एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन, ये लड़ाई आमने सामने होगी और इस लड़ाई में एक तरफ सुशासन, एक तरफ कुशासन, एक तरफ परिवार तंत्र, एक तरफ लोकतंत्र, तो ये सारे फैक्टर कई तरह से उभरेंगे। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। यानी बिहार में जो मोदी से युद्ध लड़ने वाले हैं, फिलहाल तो नतीजे आने से पहले ही सीएम कुर्सी को लेकर उनकी आपसी खींचतान शुरू हो गई है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मोदी सिर्फ 14 नवंबर ही नहीं, 14 नवंबर से आगे का प्लान भी रेडी करके बैठे हैं।